Hello everyone, welcome to my channel. This is Simran Kaur and today I am going to teach you all a new chapter of class 9th CBSE, that is what is democracy and why democracy। तो आज हम क्लास 9 CBSE का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिविक्स का, जिसका नेम है व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है इसका नेम है व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कैसे रूल कर रही है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को लोग जो है वो खुद ही इलेक्ट करते हैं। यानी रूलर्स जो हैं वो पीपल इलेक्ट करते हैं, हम वोट देते हैं और हम ही गवर्नमेंट को चूज करते हैं ना। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम अपने जो रूलर्स हैं उन्हें चूज कर रहे हैं। और आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रिवेल होने वाली गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा आज हमारे वर्ल्ड में चल रही है और कंट्रीज़ में फैलती ही जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट फैल रही है वो डेमोक्रेसी है। और इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसके बाद इस ऐसी गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी जहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम होती है, फिर लोगों के पास राइट्स होती हैं। हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके की राइट्स होती हैं। हम किसी भी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को कोई रूल चेंज करने के लिए कह सकते हैं और हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो हम डेमोक्रेसी एक ऐसी ही गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों के पास पूरी तरीके से राइट्स होती हैं और लोगों की ही गवर्नमेंट होती है यहाँ। जैसे डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है जिसमें एक सिंगल पर्सन कंट्री को चला रहा है, मोनार्की में भी एक किंग होता है जो कंट्री को चलाता है और लोग उन्हें चूज नहीं करते हैं। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में हम खुद वोट करने जाते हैं और हम खुद ही अपनी गवर्नमेंट को, अपने लीडर्स को चूज करते हैं और हम चूज करते हैं। हमारे पास डिग्निटी होती है कि हम चूज कर सके कि कौन सा लीडर आकर हमें रूल करे और कौन सा लीडर हमारे लिए डिसीजंस को ले। अब इस डेमोक्रेसी के हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी को हम और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। तो पहले हमें डेमोक्रेसी के फीचर्स पता होने चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि हाँ इसीलिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ कंट्रीज़ के केस भी लेंगे। तो पहले जो फीचर है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो ये है कि मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। यानी कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जिन लीडर्स को हमने चूज़ किया है, जिस पार्टी को हमने चूज़ किया है, उसी पार्टी के जो लीडर्स है जिनको हमने चूज़ किया है वही फाइनल डिसीजन लेंगे। जो भी लॉ बनाना है कंट्री में, कोई भी लॉ फॉर्मुलेट करना है, किस तरीके से कंट्री को रन करना है, ये सारे डिसीजंस जो होंगे डेमोक्रेसी में, वो सारी पावर जो होगी वो किसके पास होनी चाहिए? उस गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए जो पीपल ने इलेक्ट की है। अब हम पाकिस्तान का एक केस पढ़ते हैं जहाँ पर ऐसा नहीं था। तो पाकिस्तान में एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ था जो मिलिट्री लीडर था और उसने क्या किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। यानी कि पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 से पहले एक गवर्नमेंट थी जिसको डेमोक्रेसी के थ्रू इलेक्ट किया गया था। पूरे टोटल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आया और उसने क्या किया, अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री कूप करा। इस मिलिट्री कूप में उसने उस गवर्नमेंट को जो पहले से चल रही थी, जो जो पीपल ने जिसे चूज़ किया था, उसे ओवरथ्रो कर दिया, उसे हटा दिया और उसके बाद खुद को डिक्लेयर कर दिया कि वो इस कंट्री का, वो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वही मेन एग्जीक्यूटिव है और वही सारे डिसीजन लेगा, वही चीफ है। इसके बाद उसने क्या किया, 2002 में एक रेफरेंडम किया। अब रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है एक डायरेक्ट वोट। ये एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें हमें येस या फिर नो चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली हमें ये बताना है कि येस या फिर नो किसी भी डिसीजन के अकॉर्डिंग। तो उसने उस रेफरेंडम में ऐसा कहा कि क्या वहाँ के लोग जो हैं वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। तो उस तरीके से उसने अपने आप को 2002 में पहले प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया और उसके बाद एक रेफरेंडम बनाया और उस रेफरेंडम में उसको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया। यानी कि वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ की मीडिया अभी भी ये कहते हैं कि माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेसिस पर उसने रेफरेंडम किया था। माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के थ्रू उसने क्या किया, जिसने नो वोट किया था, कि जो लोग नहीं चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने, उनका वोट भी येस में बदल गया। तो इस तरीके से माल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड एक उसने रेफरेंडम चलाया और उसने अपनी डेसिग्नेशन जो थी वो प्रेसिडेंट पर बदल दिया। वो प्रेसिडेंट बन चुका था और इसे 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल चुका था। यानी अब वो 5 ईयर और रूल कर सकता था। और अगस्त 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। अब इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड किया, उसमें चेंजेस लेकर आया।
अब इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वहाँ का, प्रेसिडेंट की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेकन है, यहाँ पे PR के बाद E आएगा। तो प्रेसिडेंट जो था वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता था, यानी कि वो खुद प्रेसिडेंट बन गया और वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई। और वहाँ पर जैसे नेशनल असेंबली होती है, जो जैसे हमारी इंडिया में लोकसभा है, वैसे वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी और वहाँ की जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी जो डिसीजन लेती थी, तो वो दोनों असेंबलीज को प्रेसिडेंट कभी भी डिसमिस कर सकता है। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो भी सिविलियन कैबिनेट का, यानी कि जिन लोगों को पीपल ने चूज़ किया है, जो सिविलियन कैबिनेट है पूरा, उसको जो भी वर्क करना है उसको सबसे पहले जो फाइनल डिसीजन जो होगा वो किसकी सुपरविजन के अंदर करना होगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सुपरविजन के अंदर। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे उनके सुपरविजन के अंदर उन्हें अपना जो रूल है, जो अपना कोई भी काम है उसको बताना पड़ेगा। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी चूज हो रही है, गवर्नमेंट इलेक्ट भी हो रही है, बट जो भी काम है, जो फाइनल डिसीजन की जो पावर है वो किसके हैंड में है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हैंड में है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लोग आते हैं, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर जो लोग आते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट तो इलेक्ट हो रही है, पीपल अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमारे जो पीपल ने जिस गवर्नमेंट को चूज किया उसके हाथ में नहीं है, वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मिलिट्री लीडर के हाथ में है। यानी कि अब वो जितना भी डिसीजन, फाइनल डिसीजन होगा वो लीडर के हाथ में। तो ये पूरे तरीके से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं हुई, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, जो हमने चूज किया जिन्हें। तो यहाँ पर ये डेमोक्रेसी जो है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास नहीं है, तो इस वजह से ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। अब हमारा सेकेंड फीचर आता है। तो डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इसका फीचर है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि एक डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री और फेयर इलेक्शंस मतलब, फ्री का मतलब होता है कि कोई भी डेमोक्रेसी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी पार्टी में अपना जाकर अपना कैंडिडेट बन सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। और नेक्स्ट आता है फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फेयर इलेक्शंस का क्या मतलब होता है, ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई चीटिंग, फ्रॉड, माल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व नहीं है। और इसमें एक और चीज़ होती है फेयर इलेक्शंस में, कि जो अभी पावर में है उनके पास पूरा पूरा फेयर चांस है कि वो बाद में हार सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है कि जैसे अभी कोई गवर्नमेंट पावर में आई हुई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, तो हम उसे बाद में नेक्स्ट 5 ईयर के जो इलेक्शंस होते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर में हम उन्हें चेंज कर पाते हैं। तो ये होता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास पूरा पूरा चांस है कि वो हार सकती है, तो उसके पास पूरा फेयर चांस है और दूसरी गवर्नमेंट जीत सकती है, दूसरी पार्टी जीत सकती है। तो ऐसा नहीं कि एक बार कोई पार्टी जो है गवर्नमेंट में आई तो वो बाद में हटेगी ही नहीं। ठीक है। अब इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे, पहला केस है हमारा चाइना का और सेकंड केस है हमारा मेक्सिको का। तो चाइना में फ्री इलेक्शंस नहीं होते। चाइना का पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और वहाँ जो चाइना का पार्लियामेंट है, चाइना का पार्लियामेंट क्या करता है, वो इलेक्शंस को हेल्ड कराता है, इलेक्शंस को होल्ड करता है हर 5 ईयर्स के बाद, मतलब एवरी 5 ईयर्स। जैसे इंडिया में 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं, वैसे ही चाइना में 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं। पर चाइना में, जैसे इंडिया में अलग अलग पार्टीज़ हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, और उसके अलावा हमारी समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये दो कॉमन पार्टी के नेम्स हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर सिर्फ इतनी सारी पार्टीज़ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सिंगल पार्टी है। अब सिंगल पार्टी है, वही पार्टी पावर में आ रही है, ये तो डेमोक्रेसी हुई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल पार्टी जिसका नेम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और नेशनल पीपल कांग्रेस के अंडर ये इलेक्शंस होते हैं हर 5 ईयर्स के बाद। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है, हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करती है। तो किसी को भी अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें क्या करना होगा, सिर्फ एक ही पार्टी की टिकट मिल सकती है, जिस पार्टी का नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो उन्हें सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट मिलती है, और जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वही हमेशा पावर में आ जाती है, बस कैंडिडेट्स चेंज होते हैं कुछ ना कुछ। तो चाइना जो है वो लोगों को कोई सीरियस चॉइस को ऑफर ही नहीं दे रहा, चाइना में कोई चॉइस ही नहीं है, वोट दे के आना है तो एक ही पार्टी को दे के आना है। तो ये डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग तो नहीं हुआ, क्योंकि जो पीपल हैं वो अपनी पार्टी को खुद फॉर्म नहीं कर सकते, तो फ्री इलेक्शंस यहाँ पर नहीं है। सेकेंड केस आता है मेक्सिको का। तो मेक्सिको में हर 6 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं। अब मेक्सिको जो था, मेक्सिको को 1930 में इंडिपेंडेंस मिली थी मेक्सिको को।
ठीक है। अब जब मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद क्या हुआ, 2000 तक, मतलब 2000 तक क्या हुआ था, हर इलेक्शन जो था वो पीआरआई नाम की पार्टी, पीआरआई का एक्रोनिम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये उल्टा है बट इसे पीआरआई बोलते हैं। तो पीआरआई पार्टी जो थी वो हमेशा जीतती थी और दूसरी पार्टी को जीतने का कोई चांस ही नहीं मिलता था। अब यहाँ पे क्या होता था, फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे मेक्सिको में, इलेक्शंस होते थे बट फेयर नहीं होते थे। इस तरीके से होते थे कि वो जो पार्टी जो पीआरआई है वही हमेशा जीतती थी। तो पीआरआई पार्टी करती क्या थी, पीआरआई पार्टी हमेशा डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। अब इन डर्टी ट्रिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व है, पहला, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड है, जैसे कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उन्हें पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ता था। ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हैं उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो आगे जाके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फोर्स करें कि वो पीआरआई को वोट करें। इससे टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करती थी और जो पेरेंट्स थे वो टीचर्स की बात मानकर पीआरआई को वोट करते थे। इसके अलावा लास्ट मिनट पे पोलिंग बूथ को चेंज कर दिया जाता था। पोलिंग बूथ क्या होता है, जहाँ पर हम लोग जाकर वोट देते हैं। तो पोलिंग बूथ में क्या करते थे, लास्ट मिनट में ये पोलिंग बूथ की जो प्लेस है उसे शिफ्ट कर देते, ताकि लोग जो थे वो क्या कर सकते हैं, लोग इलेक्शन देने जा नहीं सकते थे, ज़्यादा दूर कर देते थे उस एरिया से, तो लोग इलेक्शन देने ही नहीं गए। तो इस वजह से इलेक्शन जो वोट्स थे वो उसमें कोई चेंज ही नहीं आ पाया। तो पीआरआई पार्टी ही हमेशा जीत जाती थी ताकि लोग वोट ही ना कर सके। इसके अलावा जो वहाँ की मीडिया थी, मीडिया भी पीआरआई के कंट्रोल के अंडर थी। तो मीडिया क्या करती थी, अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको लार्जली इग्नोर कर देती थी। और इवन पॉलिटिकल पार्टीज, जो ऑपोजिशन पार्टीज होती थी उन्हें इग्नोर करते थे और उन्हें क्रिटिसाइज करती थी। क्रिटिसाइज का मतलब उनके बारे में बुरा कहते थे। फिर जो पीआरआई है, पीआरआई क्या करती थी, जैसे इलेक्शन कैंपेन चलाना होता है कि हमारी पार्टी को वोट करो, इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन कैंपेन चलाती है पार्टी डिफरेंट, तो वो क्या होता है, वहाँ पर पीआरआई बहुत सारे पैसे जो थी इस इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर देती थी अपने कैंडिडेट्स के लिए, कि कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी ताकि इससे क्या हो, उनकी पार्टी ही जीत सके। और इवन उनकी दूसरी पार्टीज़ को ये लोग तंग भी करते थे या फिर दूसरी पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ को इग्नोर करते थे। तो इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स होती थी। तो यहाँ पे ये फेयर इलेक्शंस तो हुई नहीं, दूसरी पार्टीज के साथ तो अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही है ना। तो मेक्सिको में फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे। तो डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर है कि हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि हर पर्सन का एक वोट होना चाहिए डेमोक्रेसी में और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इन अ डेमोक्रेसी ईच पर्सन हैव वन वोट, हर पर्सन का एक वोट होता है और हर वोट की इक्वल वैल्यू होती है। अब इसके तीन केसेस हैं। पहला केसेस है सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया में विमेन को वोट करने के लिए अलाउड नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पर हर पर्सन तो वोट नहीं कर रहा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, उन सबके पास एक पावर होती है कि वो जाकर वोट दे सके। हर पर्सन वन वोट देगा और हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। अब सऊदी अरेबिया में क्या होता है, विमेन तो वोट दे नहीं रही, तो यानी कि हर पर्सन यहाँ पे वोट नहीं दे रहा, सिर्फ मेन वोट दे रहे हैं। ऐसी एस्टोनिया, एस्टोनिया में ना इन्होंने इस तरीके का रूल बनाया है, सिटीजनशिप मतलब रूल्स ही इस तरीके से बनाए, कुछ पॉलिसी इन्होंने इस तरीके से फ्रेम की है कि वहाँ पर रशियन माइनॉरिटी, जैसे इंडिया है तो इंडिया में मेजॉरिटी में हिंदूज रहते हैं, माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस सिख ये सब आते हैं। तो इस तरीके से एस्टोनिया में भी रशियन पीपल जो थे वो माइनॉरिटी में है। अब एस्टोनिया में इन्होंने क्या किया है, एस्टोनिया में इन्होंने रूल्स इस तरीके से बनाए हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी है वो वोट कर ही नहीं सकती, उनके लिए मुश्किल है वोट देना। अब नेक्स्ट केस आता है फिजी का। तो फिजी में ना इंडियन मतलब एक तो इंडिजिनस फिजी जो वहाँ पे रहते हैं, ओरिजिनल जो नेटिव पीपल हैं वहाँ के, एक तो वो है, दूसरे हैं इंडियन फिजी। जो इंडिया से बहुत सारे लोगों को ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना इंडेंचर्ड लेबर बनाकर फिजी भेज दिया गया था। इंडेंचर्ड लेबर मतलब ज़बरदस्ती लेबर बनाकर फिजी भेजा था। तो अब इस केस में क्या होता है, वहाँ पर जब कोई इंडियन फिजी वोट देने जाता है तो उसके वोट की वैल्यू वहाँ के इंडिजीनियस फिजी या फिर नेटिव फिजी से कम होती है। तो वहाँ पर वन वोट तो सब दे रहे हैं बट हर वोट की इक्वल वैल्यू नहीं है। तो इक्वल वोट्स होने चाहिए और हर पर्सन को एक वोट की वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया है तो सऊदी अरेबिया में हर पर्सन को वोट की वैल्यू नहीं मिल रही है ना, तो इस तरीके से होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है फीचर वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो हर सिटीजन की कुछ ना कुछ राइट्स होती हैं और हर कंट्री का कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बनाता है, फ्रेम करता है लॉज को कि इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज बननी चाहिए, इस तरीके से कंट्री को रन करना है।
और कुछ सिटीजन्स के पास राइट्स होती हैं। तो कभी भी कोई गवर्नमेंट अगर बनी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है, तो उसको हमेशा इन लिमिट्स के अंदर रहना पड़ेगा। उसको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज की बात माननी पड़ेगी, उन लिमिट्स में रहना पड़ेगा और हमेशा सिटीजन्स की राइट को वायलेट नहीं करना। यानी कि ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी है जिसमें किसी भी सिटीजन की कोई राइट्स ना छिन जाए। राइट्स का मतलब जैसे हमारे पास राइट है कि हम राइट वोट कर सकते हैं, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है कि हम सब लोग इक्वल हैं सोसाइटी में, हमारे पास फ्रीडम है। तो इस तरीके की जितनी भी राइट्स हैं सब इन सिटीजन्स के पास हैं। तो गवर्नमेंट कभी भी सिटीजन्स की राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती कोई भी पॉलिसी का डिसीजन लेने के लिए। अब इसका केस आता है जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे में ना एक पार्टी थी जिसका नाम था ज़ानू पीएफ। तो जिम्बाब्वे में एक पार्टी थी जिसका नाम था ज़ानू पीएफ। और जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, वाइट माइनॉरिटी यानी वाइट पीपल ने क्या किया था, रूल कर लिया था। माइनॉरिटी का मतलब वाइट पीपल कम में थे, बट वो लोग क्या कर रहे, वो जिम्बाब्वे में आकर उन्होंने रूल कर लिया वाइट माइनॉरिटी में। और 1980 में जाकर जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली। अब जिम्बाब्वे को जब इंडिपेंडेंस मिली, जैसे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हमें मिल रही थी, तो कौन सी पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस ने क्या किया था, फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था, ऐसा स्ट्रगल चलाया था जिससे उन्हें फ्रीडम मिल सके। तो इसी तरीके से जिम्बाब्वे जो थी वो एक ऐसी जिम्बाब्वे में ज़ानू पीएफ एक ऐसी पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को चलाया था। और उस पार्टी के लीडर्स कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, रॉबर्ट मुगाबे जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद से ही कंट्री को रूल किया। इलेक्शंस जो थे वहाँ पर रेगुलरली होते थे। और जो प्रेसिडेंट मुगाबे था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन इलेक्शंस में वो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करता था। और वो ना ही सिटीजन्स की राइट्स को देखता था, ना ही सिटीजन्स की राइट्स को ऑबे करता था, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लॉज को सेट किए उन्हें ऑबे करता था। तो वो क्या क्या जो प्रैक्टिसेस थी, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस को वो यूज़ करता था। तो पहला तो ये था कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे, ऐसे वर्कर्स जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी में काम कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टी जो पावर में नहीं है उनमें वर्क कर रहे हैं, तो उनको हैरास कर लिया जाता था। और उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट, यानी उनकी मीटिंग्स को बंद कर देना या उनकी मीटिंग्स में डिसरप्ट करना। उसके अलावा ये गवर्नमेंट उसके अलावा जो रॉबर्ट मुगाबे था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की लिमिट में हमें रहना पड़ता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर लॉ बनाए हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे क्या करता था, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देता था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और उसे खुद को लेस अकाउंटेबल बनाने के लिए। अब लेस अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है कि लोग जो है उसके मतलब लोग जो है उससे मीट ना कर सके, ठीक है। जिस तरीके से खुद को अकाउंटेबल कम बना देना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें हमारी जो बात है उसका आंसर करना पड़ता है ना। बट वहाँ पर ऐसा नहीं था, अपने कुछ ना कुछ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज करता रहता था ताकि खुद की पावर्स जो है वो बढ़ जाएं। इसके अलावा तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना तो गलत है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज ने जो लिमिट सेट किया उस लिमिट्स में तो वो था ही नहीं। इसके अलावा वो क्या करता था, टेलीविजन और रेडियो जो था वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और जो भी वो चाहता था सिर्फ टेलीविजन पे वही आ सकता था, रेडियो पे वही प्ले हो सकता था। इसके अलावा अगर कोई न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट, कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, तो जर्नलिस्ट जो थे वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं छाप सकते थे। जर्नलिस्ट अगर कुछ जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर कुछ लिख दें तो उनको भी हैरास कर लेते थे। और अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट पास की तो उसको भी इग्नोर कर दिया जाता था और जजेस को प्रेशराइज करते थे ये। तो इस तरीके से इलेक्शंस जीतने के लिए जिम्बाब्वे में जो ज़ानू पीएफ थी वो क्या कर रही थी, सिटीजन्स की राइट्स को अभी नहीं कर रही थी। यानी कि सिटीजन के पास राइट होती है कि वो अपने प्रेसिडेंट से कुछ पूछ सके, तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते थे और टेलीविजन रेडियो भी उनके कंट्रोल के अंडर नहीं था, तो सिटीजन्स की राइट्स भी वायलेट हो रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज भी वायलेट किए जा रहे थे। तो ये हमारा फोर्थ फीचर था। अब हमने ये चारों के चारों फीचर्स हमने अच्छे से पढ़ लिए। पहला कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होनी चाहिए जिनको जो पीपल है उन्होंने इलेक्ट किया है। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए जिसमें जो पार्टी अभी पावर में है वो हारने के उसके पास पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए, हर पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट की एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी सिटीजन्स की राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उनकी भी लिमिट्स में हमें रहना चाहिए। अब हम डेमोक्रेसी, जैसे हमने ये पढ़ा है कि हर कॉइन की टू साइड्स होती हैं, उसी तरीके से डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर भी
इसके अगेंस्ट कुछ मतलब जैसे डेमोक्रेसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी है। तो पहला है इंस्टेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी में हमें पता है कि हर 5 साल बाद क्या होता है, लीडर्स चेंज होते हैं। तो इससे इंस्टेबिलिटी आ जाती है कि लीडर्स बार बार चेंज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक तरीके से स्टेबल नहीं रहती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में लोगों के लिए कुछ अच्छा करने से ज़्यादा उनके माइंड में बस ये होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन उनके माइंड में रहता है कि हमारे पास पावर आ जाए। सो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो कोई मोरालिटी का स्कोप ही नहीं है कि हम डेमोक्रेसी में इसलिए आना चाहिए कि कोई मोरालिटी कोई मॉरल रीज़न हो कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कोई मॉरल रीज़न है ही नहीं, सिर्फ सबको पावर से मतलब है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो इतने सारे लोग डिसाइड करते हैं, किसी भी डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डीलेज आ जाती हैं। यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा देर से होता है, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके अलावा जो ऑर्डिनरी पीपल है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी कि हमने मतलब सुना है जैसे कि जब भी वैसे तो पूरे साल गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती नहीं है, बट जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है तो लीडर्स हमारे लिए नए नए स्पीचेस देने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ नए अपने पैसे लगाकर हमारे लिए कुछ ना कुछ पुअर पीपल के लिए कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल बहुत ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इजीली उनकी बातों में आ जाते हैं, तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसके बाद इलेक्टेड लीडर्स जो हैं, जो लीडर जिन्हें हमने इलेक्ट किया, उन्हें भी यही नहीं पता कि लोग क्या चाहते हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट क्या है, जिस वजह से बैड डिसीजंस भी हो जाते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी में करप्शन होता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में पहली चीज़ तो ये होता है कि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन चल रहा है। उसके अलावा जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई पावर में आई तो उनका क्या मतलब होता है कि अभी हम पावर में हैं, बाद में पावर में हो ना हो, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जितने रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास जितने पैसे हैं, उन सबको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो करप्शन फैलता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी के ये कुछ डीमेरिट्स थे कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके मेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, ऐसी आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी को फेवर करती हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ये अकाउंटेबल होती है। ओके, अकाउंटेबल का क्या मतलब है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बाकी सारी गवर्नमेंट से बेटर होती है। डिक्टेटरशिप, मोनार्की, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उससे बेटर है। और उसके अलावा डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल है, यानी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है उसे लोगों को आंसर करना पड़ेगा। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल। इसके अलावा डेमोक्रेसी में अब हमने इसका डीमेरिट ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब अगर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस आएंगे, लोग अपने अपने जो थॉट्स हैं उन्हें सामने रखेंगे, और इस वजह से जो डिसीजन है वो गलत डिसीजन बनने से रुक जाएगा। तो गलत डिसीजन कम बन जाएंगे। जैसे सिंगल पर्सन अगर, या फिर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमें कोई क्लास का प्रोजेक्ट बनाना है तो क्लास का प्रोजेक्ट में अगर सिंगल पर्सन है तो वो अपने तरीके से बनाएगा, पर अगर उसमें 3 से 4 लोग इन्वॉल्व हैं तो उसमें क्या होगा, चारों के चारों लोग जो हैं वो अपने अपने ओपिनियन सामने रखेंगे। उन सबके ओपिनियंस और उन सबके आइडियाज़ मिक्स होकर बहुत ही अच्छा डिसीजन बन सकता है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी में भी यही होता है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर या कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है, ये लोगों पर डिपेंड करता है। अगर लोगों को किसी का काम अच्छा लगेगा तो वो उसे दोबारा इलेक्शंस में जिताएंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो उसे हरा देंगे। तो कोई भी परमानेंट विनर या कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स है, सिटीजन्स के पास आज़ादी है। सिटीजन्स कुछ भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जर्नलिस्ट कुछ भी लिख सकते हैं, तो सिटीजन्स के पास डिग्निटी है। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों की ज़रूरतों को रिस्पॉन्ड करती है, इट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड ऑफ द पीपल। यानी लोगों की क्या ज़रूरत है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उनकी जो नीड्स हैं उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डील करती है डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स के साथ। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयर की जाती है। जैसे कि हमारी इंडिया का एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में इतने सारे तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारे तरीके के लोग हैं ना, अलग अलग तरीके के लोगों की कास्ट है, लोगों का रिलीजन अलग है, लोगों का रेस अलग है ना। तो बहुत सारी तरीके की डाइवर्सिटी है इंडिया में, बट फिर भी इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री की तरह रह रही है। तो इसका रीज़न है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, डेमोक्रेसी इन डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट से डील करना अच्छे से जानती है, और डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन होते हैं, और डेमोक्रेसी में हम अपनी खुद की गलतियों को भी सुधार सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी गवर्नमेंट को चूज़ किया, हमने किसी पार्टी को चूज़ किया और उसने गवर्नमेंट बना ली, पर हमें उसका काम अच्छा नहीं लगा, तो हम उसे चेंज कर देंगे अगली बार। तो हमने अपनी मिस्टेक को सही कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो डेमोक्रेसी ना 2 तरीके की होती है।
सो टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। पहली होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जैसे बहुत सारे लोग हैं एक कंट्री या एक स्टेट में, वो एक साथ आके बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। एक दूसरी डेमोक्रेसी होती है जो मॉडर्न टाइम्स में चल रही है, जो अभी चल रही है, जो इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, वो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये दो तरीके की गवर्नमेंट है। पहली जो हमारी क्या है, नॉर्मल डायरेक्ट गवर्नमेंट, दूसरी इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कौन सी है, जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। तो वही सेम वही सिनेरियो आ गया, जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो हमने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ही पढ़ी थी। तो अब क्या हो सकता है, हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्यों चलाते हैं और इनडायरेक्ट क्यों नहीं चलाते, और डायरेक्ट वाली क्यों नहीं चलाते। तो हम, पहली चीज़, लोगों के पास टाइम नहीं है इतना कि लोग क्या करें, एक साथ इकट्ठे होकर कोई डिसीजन ले सकें। तो लोगों के पास टाइम नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर पर्सन के पास कंट्री को रन करने की नॉलेज नहीं है। हर पर्सन इतना एजुकेटेड और इतना एडवांस नहीं है, और इतनी बड़ी स्पेस नहीं है कि कंट्री के सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर, एक साथ गैदर होकर क्या करें, डिसीजन ले सके किसी भी चीज़ का। तो इस तरीके से ये हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ा। तो इसी वजह से रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है वो अभी प्रिवेल हो रही है कि और हम क्या करते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, अपने लीडर्स को चूज करते हैं कि तुम टाइम निकालो, तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, और तुम लोग क्या करो, डिसीजन लो हमारी कंट्री को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरे डेमोक्रेसी के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा, डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So thanks for watching this video. Hope you love this video. Do share this video with your friends and classmates and subscribe to my channel. Thank you so much.